विगत 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपनी 8वीं बजट पेश कर रही थी, तब करोड़ों किसानों व हजारों किसान उत्पादक संगठन भी टकटकी लगाए उन्हें निहार रहे थे। कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि व कृषकों को अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने के लिए जब युगांतकारी पहलों की झड़ी लगानी आरंभ की, तब देश में 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार झूम उठे। दरअसल वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 15% का योगदान दे रहा है। किसानों की असीम परिश्रम के बदौलत न केवल 1.5 अरब लोगों का पेट भर रहा है, अपितु भारत में उत्पादित कृषि उत्पादों को 100 से अधिक देशों को भी निर्यात किया जाता है। अपने 76 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बजट को ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट बताया। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि यह बजट कृषि कृषकों व किसान उत्पादक संगठनों के लिए कितना लाभकारी है। फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज दोपहर एक किसान ने मुझे से फोन करके पूछा कि सर, इस बजट में हम किसानों व किसान उत्पादक संगठनों को क्या लाभ होने वाला है। उस किसान को जो मैंने बताया, आपको भी वही बात शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस बजट में वो है मखाना विकास बोर्ड। आप जानते हैं कि विश्व की कुल मखाना उत्पादन का 80% उत्पादन बिहार में ही होता है। यहाँ 40,000 हेक्टेयर भूमि में मखाने की खेती होती है। यहाँ उत्पादित 70% मखाने अमेरिका व यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाते हैं। राज्य में मखाने के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन, प्रशिक्षण व मखाना आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास बोर्ड की घोषणा इस बजट में की गई है। मखाना विकास बोर्ड के गठन से हजारों किसानों को फायदा होने के साथ साथ मखाना आधारित एफपीओ के गठन व उन्नयन भी हो सकेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस बजट में कृषि और किसानों के लिए वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की। देखिए, इस बजट में लैब टू लैंड को बढ़ावा देने की जोरदार पहल की गई है। पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे युवा वर्ग कृषि आधारित उद्यम की ओर आकृष्ट हो सकेगा। युवाओं के समक्ष अब कृषि आधारित कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। किसानों के उपज का मूल्य संवर्धन हो सकेगा, जिससे किसान अब अपने उत्पाद पर अत्यधिक मुनाफा कमा सकेंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस बजट में वो है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के उद्धार का। देखिए, मिथिलांचल क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए और सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए भारी भरकम राशि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। इससे 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा सहजता से मिल सकेगी। इस परियोजना के बदौलत बिहार के 2 जिलों मधुबनी व दरभंगा के 36 प्रखंडों के जो लाखों किसानों को इससे लाभ होने वाला है। अगली जो हम बात बता रहे हैं किसानों के लिए और कृषि के लिए जो लाभकारी होने वाला है, इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो है किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ाना। देखिए, देश में 88% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। इन किसानों को सस्ते ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की जरूरत पड़ती है।
फिलहाल देश में 7,75,00,000 किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। प्रस्तुत बजट में केसीसी धारकों की ऋण सीमा बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान अब 5 लाख रुपए तक का कर्ज रियायती ब्याज दर पर ले सकेंगे। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए तक की थी। इस प्रावधान से 7,70,00,000 किसानों को फायदा होने वाला है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसान को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। केसीसी पर ब्याज छूट के लिए इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अब आपको बताने जा रहे हैं इस बजट में जो कृषि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देश में कृषि की उत्पादन व उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आरंभ की गई है। प्रारंभ में यह योजना देश के ऐसे 100 जिलों में लागू होगी जहां कृषि उत्पादन व उत्पादकता और ऋण उपलब्धता औसत से काफी कम है। बाद में इस योजना का विस्तार दूसरे जिलों में भी किया जाएगा। योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण, बीज व उर्वरकों के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। परंपरागत कृषि पद्धतियों, फसल विविधता व खेती के तौर तरीकों को उन्नत किया जाएगा। इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को फायदा होने वाला है। कृषि उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि होगी, भंडारण सुविधा बढ़ेगी, यहाँ ऋण की सुविधा को बेहतर बनाया जा सकेगा, गांव में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा और गांव में समृद्धि आएगी। अगला जो महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में देखा गया किसानों के लिए वो है कि उर्वरकों पर अनुदान सहायता है। देखिए, उर्वरकों पर सब्सिडी बरकरार रखी गई है पूर्व की भांति। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले नए कारखाना बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े 3 यूरिया कारखानों को फिर से आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। अगली जो बात बताने जा रहे हैं वो अभी आपके लिए, किसानों के लिए और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जो इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन व कीटों के बढ़ते प्रकोप के कारण कृषि उत्पादन व उत्पादकता तेजी से कुप्रभावित हो रही है। इस समस्या से निजात दिलाने हेतु उच्च पैदावार युक्त कीट प्रतिरोधी व जलवायु अनुकूलन के गुणों से भरपूर बीजों के लिए शोध, उत्पादन, प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लॉन्च किया गया है। अब अगली बात आपको बताते चलें कि इस योजना में जो किसानों के लिए और कृषि के लिए प्रावधान किया गया है वो है पंचवर्षीय कपास उत्पादकता अभियान। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने, कपास उत्पादक किसानों की सहायता करने और देश में कपड़ा उद्योग को गति प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय कपास उत्पादकता अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया है इस बजट में। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत यानी इस योजना के अंतर्गत किसानों के बीच उन्नत किस्म के बीज व नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। फलतः उन्नत किस्म और लंबे रेशे वाले कपास की उपलब्धता बढ़ेगी। फलतः कपड़ा उद्योग को नई गति मिल सकेगी। इस क्षेत्र में भारत अपना गौरव पुनः हासिल कर सकेगा। आइए चलते हैं एक और ही महत्वपूर्ण और अछूते क्षेत्र पर, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, और वो है जो इस बजट में दिया गया है दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हेतु 6 वर्षीय अभियान की शुरुआत। देखिए, फिलहाल कुल खाद्य तेल खपत का 60% खाद्य तेल हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। अब इस बजट में प्रावधान किया गया है कि तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली जाए। इसके लिए इस प्रस्तुत बजट में विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2030 से 31 तक तिलहन उत्पादन बढ़ाकर 6.97 करोड़ टन कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह
अरहर, उड़द व मसूर के उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने, देशवासियों के आहार में प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाने व दलहनों के आयात पर अंकुश लगाने हेतु 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता अभियान आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत नेफेड व एनसीसीएफ द्वारा किसानों से 4 साल तक 3 तरह के दालों की खरीद की जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जो पहली बार ध्यान दिया गया है, इसमें है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देखिए, वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों की पकड़ को मजबूत करने व उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इस बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को सस्ते दर पर आसान कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और ट्रेड दस्तावेजों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और भी विविध प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी इस मिशन के तहत, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। अब थोड़ा सा हम लोग एमएसएमई की भी बात कर लें। देखिए, सूक्ष्म व लघु उद्यम के लिए बैंक से क्रेडिट गारंटी कवर के अंतर्गत ऋण की सीमा जो है एमएसएमई के अंतर्गत 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। नए बजट के प्रावधानों के अंतर्गत जो उद्यम 2.5 करोड़ तक निवेश करते हैं वह सूक्ष्म उद्यम कहलाएंगे। जो 25 करोड़ तक निवेश करते हैं वो लघु उद्यम कहलाएंगे और जो उद्यम 125 करोड़ रुपए तक निवेश करेंगे वे मझोले उद्यम कहलाएंगे। इसमें एक और बदलाव किया गया है। अब 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्यम को सूक्ष्म, 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्यम को लघु और 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्यम मझोले उद्यम कहे जाएंगे। आपको बताते चले कि फिलहाल एमएसएमई सेक्टर के जरिए 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस नई पहल से रोजगार सृजन व कारोबार को और भी बढ़ावा मिलेगा। और इस सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इस बजट में किया गया वो है फंड्स फॉर स्टार्टअप। आप पहले से जानते हैं कि कृषि सहित विविध क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। देश में अभी तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप की मान्यता दी गई है। प्रस्तुत बजट में स्टार्टअप को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड्स फॉर स्टार्टअप योजना लॉन्च की गई है। इससे कृषि उद्यम सहित अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों को बहुत ही लाभ मिलेगा और उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा ये सब जो बता चुके हैं, इसके अलावा इस बजट में ड्रोन दीदी योजना की राशि को बढ़ाकर 676.85 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मिशन ऑन वेजिटेबल और फ्रूट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान सम्मान योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान को बरकरार रखा गया है। पीएम मानधन योजना का बजट बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10,000 एफपीओ बढ़ाने की योजना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की भांति इस वर्ष भी 584.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के लिए 10,466.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उस तरह मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2,465 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मछली व जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र बढ़ाने की पहल की गई है। कुल मिलाकर प्रस्तुत बजट में कृषकों व किसान उत्पादक संगठनों पर विश्वास जताते हुए उसे अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने की जुगांतकारी पहल की गई है। आने वाले समय में इसका व्यापक लाभ दृष्टिगोचर होगा। इस बजट से बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में बहार आ जाएगी। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्ते।